बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फख्र। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पैराग्राफ पढ़ा था अबाउट पेट्रियाटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। हमने उसके बाद द प्राइड ऑफ पाकिस्तान लेसन की रीडिंग की थी, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। आप देख सकते हैं आपको 6 वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस, मीनिंग टू गिव अवे समथिंग वैल्यूएबल सच एज लाइफ एटसेट्रा, किसी को कोई कीमती चीज देना जैसे कि अपनी जिंदगी। उर्दू में इसका मीनिंग है कुर्बान करना। नेक्स्ट, इम्पेशेंट, मीनिंग रेस्टलेस, उर्दू में इसको कहते हैं बेसब्र होना। नेक्स्ट, मार्टर, मीनिंग अ पर्सन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ, वो शख्स जो कि अपनी जिंदगी कुर्बान करता है फॉर अ नोबल कॉज, किसी अच्छे काम के लिए। मार्टर, अ पर्सन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, वो शख्स जो कि अपनी जिंदगी कुर्बान करे। नेक्स्ट, स्ट्रगल, मीनिंग टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, कोशिश करना किसी चीज को पाने की, जदोजहद करना। स्ट्रगल, मीनिंग टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, जदोजहद करना, कोशिश करना। नेक्स्ट, स्केर्ड, मीनिंग इंटाइटल्ड टू वेरी हाई रिस्पेक्ट, मुकद्दस होना। स्केर्ड, इंटाइटल्ड टू वेरी हाई रिस्पेक्ट, मुकद्दस होना। लास्ट, कैप्चर, मीनिंग टू टेक कंट्रोल बाय फोर्स, यानी जबरदस्ती किसी से कोई चीज लेना, कब्जा करना। कैप्चर, टू टेक कंट्रोल बाय फोर्स, यानी कब्जा करना। यहाँ पर हमारे वर्ड्स मीनिंग्स एंड होते हैं। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Encourage students to read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. ये पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक की बात की जा रही है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं इसी पेज पर, बच्चों से कहें कि लेसन को रीड करें और इन ब्लैंक्स को खुद फिल करें। Take them to the library or computer lab and ask them to search data about our निशाने हैदर होल्डर्स। ये एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन के बारे में है कि बच्चों को लाइब्रेरी या कंप्यूटर लैब लेकर जाएं और उनसे कहें कि निशाने हैदर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज वोकैबुलरी विद मीनिंग्स, आस्क देम टू यूज दीज वर्ड्स इन देयर डेली कन्वर्सेशन, बच्चों से कहें कि इन वोकैबुलरी को मीनिंग्स के साथ याद करें और अपनी डेली कन्वर्सेशन यानी रोजमर्रा गुफ्तगू में इनका इस्तेमाल किया करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41 की तरफ। चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तब्दीली होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 9 हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं। आपने ये टर्म्स ऑलरेडी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, आप इनके बारे में जानते होंगे। तो हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंजेस कर सकते हैं।
रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। दिए हुए अल्फाज को पढ़ें और देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं अफिक्सेस। अफिक्सेस की दो टाइप्स हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये टॉपिक है कि जब हमारे पास कोई बेस वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल बिल्ड, जब हम इस बेस वर्ड से पहले यानी इसके स्टार्ट होने से पहले कुछ लेटर्स को ऐड करें और उससे हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बने, उसको हम कहते हैं किसी वर्ड में प्रीफिक्स का लगाना। जबकि किसी वर्ड के आखिर में यानी वर्ड के खत्म होने के बाद अगर हम कुछ लेटर्स का इजाफा करें और उससे एक दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बन जाए तो हम कहते हैं उसका सफिक्स का अप्लाई करना। जैसे कि हमारे पास बेस वर्ड है बिल्ड, अब इससे पहले मैं री लगा दूं, री बिल्ड, इससे हमारे पास एक न्यू वर्ड बन रहा है दोबारा तामीर करना। इस बेस वर्ड के खत्म होने के बाद अगर मैं ER का इजाफा करूं तो इससे वर्ड बनेगा बिल्डर यानी तामीर करने वाला। बिल्ड ये हमारे पास बेस वर्ड है, बिल्डर ये एक पर्सन की बात की जा रही है, इट मीन्स ये नाउन है, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। जबकि बिल्ड ये वर्ब है यानी तामीर करना, ये वर्ब है हमारे पास। किसी चीज का रीबिल्ड होना उसकी खुसूसियत बयान कर रहा है, उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है, यानी ये है हमारे पास एडजेक्टिव। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि बेस वर्ड के साथ प्रीफिक्स एंड सुफिक्स ऐड करने से हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स बनने के साथ साथ उनकी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमने वर्ब से नाउन और एडजेक्टिव बनाया। आज इस बुक में हमारा टॉपिक है सिर्फ सफिक्सेस के बारे में, हम प्रीफिक्सेस को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, और गौर करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में तब्दीली कैसे हो रही है। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। सुफिक्सेस, अब आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ सुफिक्सेस की बात की जा रही है। IVE, ION, ING etc. आर यूज्ड टू कन्वर्ट, तब्दील कर देता है वर्ब्स टू नाउन एंड एडजेक्टिव्स। कि बेस वर्ड के साथ सुफिक्सेस IVE, ION, ING के ऐड करने से वर्ब्स को नाउन और एडजेक्टिव्स में चेंज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सफिक्सेस यूज किए जाएं, आप इस एक्टिविटी में भी देखेंगे कि काफी सारे सफिक्सेस यूज किए गए हैं। अब इनको रीड करते हैं। नाउन्स, प्लेयर ये एक नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है खिलाड़ी, वर्ब प्ले खेलना, प्लेफुल शौक चंचल ये क्वालिटी है, ये किसी शख्स की क्वालिटी को बयान करता है तो ये एडजेक्टिव है। तो आपने देखा कि बेस वर्ड है प्ले, उसके साथ ER ऐड करने से प्लेयर वो नाउन बन गया, FUL फुल ये ऐड करने से ये प्लेफुल एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट सैड, ये बेस वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ DEN ऐड करने से ये वर्ब सैडन ये वर्ब बन गया। जबकि सैडनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहां पर ये नाउन बन गया। नेक्स्ट कॉपरेट ताउन करना, कॉपरेशन नाउन, कोऑपरेटिव ताउन करने वाला, ये अब किसी पर्सन की क्वालिटी बयान की जा रही है तो ये एडजेक्टिव बन गया। कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड। आप नीचे देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ कॉलम्स खाली हैं, हमने उन कॉलम्स को फिल करना है और हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें लिखने हैं। फर्स्ट है एडमायर, एडमायर का नाउन होगा एडमायरेशन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडमायरेबल काबिल तारीफ ये क्वालिटी है तो ये एडजेक्टिव हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव दिया हुआ है ब्यूटीफुल। अब हमने वर्ब और नाउन उसका लिखना है। नाउन होगा ब्यूटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब इससे बनेगा ब्यूटीफाई, खूबसूरत करना, बनाव श्रृंगार करना, तो ये वर्ब है, एक्शन है ये, और एडजेक्टिव है इसका ब्यूटीफुल। लास्ट सिलेक्शन, नाउन दिया गया है, इससे हम वर्ब बनाएंगे सेलेक्ट, चुनना, इंतखाब करना, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। एडजेक्टिव इससे बनेगा सेलेक्टिव। तो यहां पर आपने देखा कि हमने कैसे बेस वर्ड से सफिक्सेस ऐड करने के बाद उनके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज किया। यहां पर हमारा सफिक्सेस का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ या हम मानी अल्फाज, एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रीड करते हैं कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी एक जैसे हों। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी ऑपोजिट यानी उलट यानी मुतजाद हों। Read the given words with their synonyms and antonyms। आपको नीचे words दिए गए हैं, साथ ही उनके synonyms और antonyms बताए गए हैं। And write 5 more words with their synonyms and antonyms in your notebook। और मजीद 5 अल्फाज के synonyms और antonyms अपनी नोटबुक में लिखें। इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है brave यानी बहादुर। सिनोनिम है इसका courageous। courageous भी कहते हैं बहादुर को। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिनोनिम्स दो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग सेम होते हैं। एंटोनिम है कावर्ड, बुज़दिल। अब ये बहादुर का ऑपोजिट है, मुतजाद है, ब्रेव, कावर्ड, बहादुर, बुज़दिल। नेक्स्ट वॉर, जंग। सिनोनिम है बैटल, जंग। एंटोनिम है पीस, अमन। नेक्स्ट इंटेलिजेंट, ज़हीन। ब्राइट, रोशन या ज़हीन को कहते हैं। स्टूपिड, कम अकल। नेक्स्ट विक्टोरियस, फातेह। सक्सेसफुल, कामयाब, फातेह। डिफीटेड, शिकस्त खाने वाला या हारा हुआ। ब्रेव, सिनोनिम courageous, एंटोनिम coward। नेक्स्ट वॉर, सिनोनिम बैटल, एंटोनिम पीस। नेक्स्ट इंटेलिजेंट, सिनोनिम ब्राइट, एंटोनिम स्टूपिड। लास्ट विक्टोरियस, सिनोनिम सक्सेसफुल, एंटोनिम डिफीटेड। अब हमने मजीद 5 वर्ड्स लिखने हैं विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इनको रीड करते हैं। लैंग्वेज फोकस, वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं और साथ ही उनके एंटोनिम्स लिखे गए हैं। फर्स्ट वर्ड जॉय, खुशी। हैप्पीनेस, खुशी। एंटोनिम सॉरो, अफसोस होना या अफसुर्दा होना। जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो। नेक्स्ट प्रिटी, खूबसूरत। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अगली, बदसूरत। प्रिटी, ब्यूटीफुल, अगली। नेक्स्ट सॉफ्ट, नरम। स्मूथ, नरम। हार्ड, सख्त। सॉफ्ट, स्मूथ, हार्ड। नेक्स्ट सिक, बीमार होना। इल, बीमार होना। हेल्दी, सेहतमंद। सिक, इल, हेल्दी। लास्ट स्टार्ट, शुरू करना। बिगिन, शुरू करना। एंड, खत्म होना। स्टार्ट, बिगिन, एंड। यहां पर हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्निंग टू स्पेल। रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, ऑल्सो लर्न देयर स्पेलिंग्स।
नीचे हमारे पास कुछ लेटर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, हमने इन लेटर्स को रीअरेंज करना है और इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फर्स्ट है हमारे पास MILSE, इससे बनेगा SMILE, स्माइल यानी मुस्कुराना। नेक्स्ट PSEECH, SPEECH, स्पीच यानी बोलना, बयान करना, खिताब करना। नेक्स्ट NEARL, LEARN, लर्न, सीखना। नेक्स्ट TOMENM, MOMENT, मोमेंट, लम्हा। नेक्स्ट AITFH, FAITH, फेथ, ईमान। लास्ट OERIDP, PERIOD, पीरियड यानी कोई वक्त, लम्हा या वक्फा। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर्स थे जो कि कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहे थे, हमने उनको रीअरेंज किया और उनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए। यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों को बताएं कि हर वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो करता है। एक्सप्लेन टू देम दैट अ वर्ड कैन बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों को समझाएं कि किसी एक बेस वर्ड से हम मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स बना सकते हैं। We can change verbs to nouns by adding suffixes. हम verbs से nouns बना सकते हैं उनमें suffixes ऐड करके। Explain the concept of synonyms and antonyms by giving examples from the surroundings. बच्चों को synonyms और antonyms की मजीद examples दें उनके इर्द गिर्द के माहौल से। आपके पास synonyms के तो examples हर यूनिट में मौजूद होते हैं। या आप देखिए जो आपको vocabulary building का टॉपिक दिया जाता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं ये सिनोनिम्स ही हैं। आप किसी को कहें इम्पेशेंट या आप किसी से कहें रेस्टलेस, दोनों का मीनिंग सेम ही है, बेसब्र होना। तो आइंदा जब आप वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अपने माइंड में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42 की तरफ। ग्रामर, यहां से हमारा ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास नाउन्स विद नो चेंज। नाउन्स कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन्स विद नो चेंज, ऐसे नाउन्स जिनमें कोई चेंज नहीं होता। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि ये क्या है। सम नाउन्स हैव एन अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई अलग जमा हालत नहीं होती, बल्कि जो वाहिद जो सिंगुलर फॉर्म होती है वही उनकी प्लूरल फॉर्म होती है। बस उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। Read the following sentences and notice the use of nouns within unchanged plural form. नीचे sentences में noun दिए गए हैं with unchanged plural form, इनको रीड करें। First, the sheep are grazing in the field. भेड़ें खेतों में चर रही हैं। अब यहाँ पर जब इसके साथ लगा है आर हेल्पिंग वर्ब है, आर लगता है प्लूरल के साथ, तो हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि ये कोई एक शीप नहीं है बल्कि ये ज्यादा शीप हैं। लेकिन चूंकि ये नाउन विद नो चेंज है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सना हैज लॉन्ग हेयर, हेयर इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, बालों की बात की जा रही है। लास्ट, आई सॉ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में हिरन को देखा। I saw deer in the forest. यहाँ पर deer noun with no change, यानी इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल ऐसे ही लिखा जाता है। Now use the nouns highlighted above in sentences of your own. अब जो ऊपर nouns with no change दिए हैं उनको हमें अपने sentences में यूज करना है। मैं आपको यहीं पर sentences लिख देती हूँ। फर्स्ट है sheep. I saw a herd of sheep.
herd of sheep. herd है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें आइडिया हो रहा है कि ये जो शीप है ये कोई सिंगल नहीं बल्कि ये ज्यादा है। रेवड़ में कोई एक शीप नहीं होता बल्कि ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ज्यादा होने के बावजूद हमने शीप की फॉर्म को चेंज नहीं किया बल्कि इसको एज इट इज ही लिखा है। नेक्स्ट हेयर, शी हैज ब्यूटिफुल हेयर, उसके खूबसूरत बाल हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने हेयर को एज इट इज ही लिखा है। लास्ट, डियर, देयर वर 6 deer in the forest. जंगल में 6 हिरन थे। अब डियर को हमने एज इट इज ही लिखा है 6, वो ज्यादा है, उसके बावजूद हमने इसके साथ SES या कोई और फॉर्म ऐड नहीं की इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, बल्कि इसको एज इट इज ही रखा है। तो आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनकी प्लूरल बनाते वक्त हम उनमें कोई चेंजेस नहीं करते बल्कि उनको एज इट इज ही लिखा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हुए आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम ये एक्सेप्शंस भी पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि आज ये भी हमारे पास एक एक्सेप्शन थी कि हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बनती ही नहीं है, उनमें कोई चेंजेस होते ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा नाउन्स विद नो चेंज का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हेल्पिंग वर्ब। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत गौर से सुनना है और समझना है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। Helping verbs help the main verb by adding to its meaning in a sentence. Helping verbs help करते हैं मेन वर्ब की। वर्ब हमने पढ़ा है जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प करता है by adding to its meaning in a sentence. सेंटेंस में मौजूद मेन वर्ब की मीनिंग को मजीद समझाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर is, am, are, has, have, had, do, does, did are helping verbs. ये सारे helping verbs हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट हमें नोट करना है वो ये है कि ये जो helping verbs हमें काफ़ी सारे दिए गए हैं, इनको हम यूज़ कहाँ करेंगे? हम किन verbs के साथ इनको यूज़ करेंगे? क्या is हर सेंटेंस में यूज़ होगा? फिर had कहाँ यूज़ होगा? do, does कहाँ यूज़ होंगे? वगैरह वगैरह। इन बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे पास इन सेंटेंसेस के बाद एक नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है जो कि इसी से रिलेटेड है। यूज द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे यही हेल्पिंग वर्ब्स दोबारा से दिए गए हैं कि इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करें। मैं आपको इन सेंटेंसेस के थ्रू ये टॉपिक समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, is, are, am। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इससे मैंने सेंटेंस बनाया है द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। आर, द कैट्स आर स्लीपिंग। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जब सिंगल कैट यानी एक बिल्ली थी तो उसके साथ इज लगाया गया है, इज हेल्पिंग वर्ब। जबकि जब बिल्लियां ज्यादा थी, कैट्स हमने यूज किया है, तो उसके साथ हमने आर हेल्पिंग वर्ब लगाया है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसका टेंस प्रेजेंट टेंस है, यानी ये मौजूदा जमाने की बात की जा रही है। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि सिंगुलर के साथ इज लगेगा जबकि प्लूरल के साथ आर लगेगा। थर्ड है एम, आई के साथ एम लगेगा। जब भी आई का यूज होगा तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस में एम यूज होगा, यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहां पर हमने 3 हेल्पिंग वर्ब्स देखे, इज, आर, एम। फोर्थ, फिफ्थ, डू, डज। वी डू आवर होमवर्क, हम अपना काम करते हैं। डज, शी डज हर होमवर्क, वो अपना काम करती है। वी, शी, वी शो करता है प्लूरल को,
शी शो करता है सिंगुलर को। तो यहां पर आपने देखा कि ये टेंस है प्रेजेंट टेंस, मौजूदा ज़माने की बात की जा रही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंसेस अभी आपने स्टार्ट नहीं किए, लेकिन इसको आप जहां पर आ रहे हैं इसको आप गौर करते जाएं, इस पर नोट करते जाएं इसको। वी है प्लूरल, शी है सिंगुलर। प्लूरल के साथ डू लगाया जाएगा, जबकि सिंगुलर के साथ डज का हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा, और टेंस है प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हैव हैज, ये दे है। दे हैव अ न्यू टॉय, उनके पास एक नया खिलौना है। शी हैज अ न्यू टॉय, उसके पास एक नया खिलौना है। दे है जमा यानी प्लूरल, शी है सिंगुलर यानी वाहिद। सिंगुलर में फिर हमारे पास एनी सिंगुलर नेम, ही शी इट भी आ सकते हैं। दे में वी यू दे प्लूरल नेम्स आ सकते हैं। तो आपने देखा कि दे प्लूरल के साथ हैव लगाया गया है, शी सिंगुलर के साथ हैज का हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। was were, the bird was chirping loudly, the bird सिंगुलर बर्ड है और उसके साथ was लगा है। the birds were chirping loudly, जबकि यहाँ पर ज्यादा birds हैं और इसके साथ were हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, और ये टेंस है पास्ट टेंस। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर अब टेंस भी चेंज हो गया है, और सिंगुलर प्लूरल हमने नोट करना है कि सिंगुलर के साथ was, जबकि प्लूरल के साथ were लगाया गया है। लास्ट डिड, दे डिड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम किया। सारा डिड हर होमवर्क, सारा ने अपना काम किया। अब यहाँ पर दोनों में मैंने डिड यूज किया है, जबकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। आपको इन सेंटेंसेस को पहले पढ़ाने का मकसद ये था कि आप इस बात को नोट करें कि हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हुए एक तो हमने टेंसेस को अपने माइंड में रखना है, दूसरा हमने सिंगुलर प्लूरल को अपने माइंड में रखना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंसेस में ऐड करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। अली इज क्लाइंबिंग द ट्री, अली सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ इज का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली, सोल्जर्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर लगाया गया है, दोनों टेंसेस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, द बॉयज डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, लड़कों ने अपना काम खत्म नहीं किया। डिड मैंने आपको बताया है, ये सिंगुलर हो प्लूरल हो पास्ट टेंस में डिड यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई एम रीडिंग अ बुक, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। काशिफ्स अंकल हैड टोल्ड अस मैनी स्टोरीज अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर्स, काशिफ्स अंकल हैड सिंगुलर पर्सन है, पास्ट टेंस है तो हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। She has bought a new dress, she has सिंगुलर है, she एक लड़की की बात की जा रही है कि वो अपने लिए नया ड्रेस लेकर आई, तो इसलिए इसके साथ has का इस्तेमाल किया गया है। टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करते हैं ताकि सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दिया जा सके। इसके अलावा आपने हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हुए टेंसेस सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे और जब आप कोई टेक्स्ट रीड करते हैं तो आप उस टेक्स्ट को गौर से पढ़ा करें और नोट किया करें कि टेंस कौन सा यूज हो रहा है और उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज हो रहे हैं। यह आपको राइटिंग में मजीद मदद करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम अलाउ यू टू डिस्कस स्पेसिफिक टाइम पीरियड। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की मदद से हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी मखसूस वक्त के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डेट, किसी तारीख के बारे में, डे किसी खास दिन के बारे में, ऑफ द वीक हफ्ते का। यानी हमें प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की वजह से किसी सेंटेंस में ये पता लगता है कि कोई काम किस वक्त हुआ, किस तारीख को हुआ, किस दिन को हुआ। प्रेपोजिशंस की एक टाइप
preposition of position हम यूनिट नंबर 3 में पढ़कर आ चुके हैं, आप उसको भी रिवाइज करें। ये सारी prepositions की टाइप्स हैं। आज हमारा टॉपिक है preposition of time। Read the given sentences and notice the use of prepositions of time। दिए हुए sentences को पढ़ें और prepositions of time के इस्तेमाल पर गौर करें। First, we have lunch at noon। हमने दोपहर में अपना लंच खाया। अब यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है कि हमने लंच नून टाइम में किया। सेकेंड, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। सुबह 9 बजे मेरी मीटिंग है। अब अगर मैं कहूँ दैट आई हैव अ मीटिंग, कि मेरी एक मीटिंग है, और इस पार्ट को मैं स्किप कर दूँ, तो इसमें हमें स्पेसिफिक टाइम का पता नहीं लग रहा, लेकिन जब इस prepositions of time को यूज किया जाएगा तो हमें स्पेसिफिक टाइम का अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट, दे गो टू द बीच इन समर। वो समर में बीच यानी साहिल समंदर जाते हैं। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वो सुबह में वॉक पर गए। अब आप देख सकते हैं इन, एट, ये दो हमारे पास prepositions of time है। द टेस्ट इज ऑन वेंसडे। टेस्ट वेंसडे के दिन है। What did you do on ईद लास्ट ईयर? आपने पिछले साल ईद पर क्या किया था? On, तो यहाँ पर आपने देखा कि इन prepositions of time की वजह से हमें स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक डे का पता लगता है। यूज द prepositions of time above in sentences in your notebooks। ऊपर जो prepositions of time at, in, on यूज किए गए हैं, उनके sentences बनाए अपने नोटबुक में। sentences मैं आपको यहीं पर बना देती हूँ। फर्स्ट है at। I eat my lunch at 12 o'clock। यहाँ पर आपने देखा कि एट के बाद स्पेसिफिक टाइम शो किया गया है कि ठीक 12 बजे मैंने अपना लंच किया। नेक्स्ट है इन। आई गो टू बेड इन नाइट। मैं शाम में अपने बिस्तर पर जाती हूँ। इन नाइट, शाम में, स्पेसिफिक टाइम दिखाया गया है। लास्ट है ऑन। वी हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। जुम्मे के दिन हमारा टेस्ट है। अब आपने देखा कि स्पेसिफिक डेज में बताया गया है। यहाँ पर हमारा prepositions of time का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 43। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। डिग्रीज कहते हैं दर्जा या सतह को। ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को मजीद बयान करते हैं। इसकी हमने काफ़ी सारी टाइप्स भी पढ़ी थी, जिनमें हमने एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन वगैरह हमने पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव। यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जिनको हमें समझना है। एडजेक्टिव को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिग्रीज कहते हैं दर्जों को। रेगुलर, और इसके साथ हमारे पास एक दूसरी टाइप है इसकी, दैट इज इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। आज हमारा टॉपिक है सिर्फ रेगुलर एडजेक्टिव्स पर। रीड करते हैं कि रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स take er and est to make comparative and superlative adjectives. Comparative adjectives compare two things using than. Superlative degrees compare two or more things. इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टॉपिक है हमारा अबाउट रेगुलर एडजेक्टिव्स। हमने पढ़ा कि किसी बेस वर्ड के साथ जब हम er या est को ऐड करें तो इससे हमारे पास मजीद 2 डिग्रीज बनती हैं, जिनमें एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री।
ये है एक बॉक्स। अब मैं इस पे सेंटेंस लिख रही हूं, द बॉक्स इज हैवी। बेस वर्ड हमारे पास आ गया इसमें हैवी, कि ये बॉक्स भारी है, हैवी है। लेकिन अब अगर यहाँ पर दो बॉक्सेस हो जाएं और मैं कहूँ दैट दिस बॉक्स इज हैवियर देन दिस बॉक्स, हैवियर, ये आ गई हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। इसका सेंटेंस बनेगा दिस बॉक्स इज heavier than the other, कि ये वाला बॉक्स इस दूसरे डिब्बे से ज्यादा भारी है। तो ये हमारे पास आ गया कंपैरेटिव डिग्री। हमने रीड मी पोर्शन में पढ़ा कि इसमें देन का यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में मैंने देन को यूज किया है। अब अगर बॉक्सेस ज्यादा हों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं। अब अगर मैं ये कहूँ दैट दिस बॉक्स इज हैवीएस्ट अमंग द ऑल, कि ये वाला जो बॉक्स है ये इन सब में सबसे भारी है, यानी हमारे पास इसकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, दैट इज हैवीएस्ट, दैट दिस बॉक्स इज हैवीएस्ट अमंग ऑल, कि जितने भी बॉक्सेस मौजूद हैं ये बॉक्स उन सब में सबसे भारी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास 3 डिग्रीज आई हैं ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट हैवी, जो कि है पॉजिटिव डिग्री। सेकंड हैवियर, आपने देखा वाई को हमने यहाँ से हटाया और IER का इजाफा कर दिया, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास बनी हैवीएस्ट, हमने y को हटाया और IEST का इजाफा किया। तो ये है हमारे पास रेगुलर एडजेक्टिव्स की डिग्रीज। आपने देखा कि इसमें हमने एक नाउन जो कि था बॉक्स, उसकी हमने क्वालिटी बयान की जिससे ये एडजेक्टिव बन गया। रेगुलर ये कैसे बना कि हमने एक बेस वर्ड में सिर्फ IER या EST का इजाफा किया और उससे हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन गई। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स को मैं यहाँ पर शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूं कि इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी बेस वर्ड से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते, जैसे कि रेगुलर एडजेक्टिव्स के होते हैं कि हमने पढ़ा कि ER और EST ऐड करने से उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसके मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स और मैंने आपको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स का भी बताया। अब हम यहाँ से इसको रीड करते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, इसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंड है लार्ज, बड़ा, लार्जर, उससे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। नेक्स्ट लकी, खुशकिस्मत, लकीयर, उससे खुशकिस्मत, लकीएस्ट, सबसे खुशकिस्मत। लास्ट ओल्ड, यानी बूढ़ा, ओल्डर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें तो हम ओल्डर यूज करेंगे, जैसे अली इज ओल्डर देन अफनान। लास्ट है ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़ा। मिसाल के तौर पर 10-12 लोग मौजूद हैं तो हम कहेंगे अली इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल, कि अली इन सब में सबसे ज्यादा बूढ़ा है। राइट P फॉर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने P उनके सामने मेंशन करना है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। C फॉर अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, C उनके सामने मेंशन करना है जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। एंड S फॉर अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और S उनके सामने मेंशन करना है जो कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं। इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, नीचे आप देख सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बिगेस्ट, इसका बेस वर्ड है बिग,
बिगर, बिगेस्ट, यानी ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। स्मॉलर, ER, यानी ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। थिन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये बेस फॉर्म है। थिन, थिनर, थिनेस्ट। ब्राइटर, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। सॉफ्टर, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। स्मार्ट, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। डार्क, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। बिजिएस्ट, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। वाइल्ड, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आप सब बच्चों ने होमवर्क करना है। इन वर्ड्स को आपने ऐसे नोटबुक में 3 लाइंस ड्रॉ करने हैं। आप यहाँ पर आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव की हेडिंग देनी है, यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव की और यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव की। फिर आपने इन वर्ड्स को पुट करना है उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में, यानी फर्स्ट बिगेस्ट है तो आपने इसको सुपरलेटिव वाले में पुट करना है और इसके इन बाकी 2 डिग्रीज को आपने खुद लिखना है। इसके बाद स्मॉलर है तो स्मॉलर को आप कंपैरेटिव वाले बॉक्स में लिखेंगे और उसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव आपने खुद लिखना है। इसी तरह आप इन सब वर्ड्स को ऐसे मेंशन करें उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव में लिखें, अगर वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है तो उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव के कॉलम में लिखें और अगर सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के कॉलम में लिखें और इस एक्टिविटी को आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व करें। नेक्स्ट, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन एडजेक्टिव्स। नीचे हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है लवली, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है यानी ये फर्स्ट डिग्री है लवली। इसकी सेकंड होगी लवलियर एंड सुपरलेटिव होगी लवलीएस्ट। तो इसे सेंटेंस बनाते हैं। द फ्लावर्स looked lovely in the garden. बाग में मौजूद फूल खूबसूरत नजर आ रहे थे। सेकंड, स्मॉलर, ये आप देख सकते हैं ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो इसका सेंटेंस बनाते वक्त हम देन का वर्ड जरूर यूज करेंगे। स्मॉलर, द किटन इज स्मॉलर देन द पपी, कि किटन जो थी वो पपी से ज्यादा छोटी थी। ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। माउंट एवरेस्ट is mountain in the world. Mount Everest is the greatest mountain in the world. इन sentences को दोबारा से read करते हैं। Lovely, the flowers looked lovely in the garden. Next, smaller, the kitten is smaller than the puppy. Greatest, Mount Everest is the greatest mountain in the world. यहाँ पर हमारा डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स का टॉपिक एंड होता है। हमने इररेगुलर एडजेक्टिव्स पर भी बात की और हमने इनकी दी हुई एक्टिविटीज को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन रीड मी पोर्शन में देखते हैं। द नेम्स ऑफ हॉलीडेज, स्पेशल इवेंट्स एंड प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। नेम्स ऑफ हॉलीडेज यानी कोई स्पेसिफिक छुट्टियों के नाम, स्पेशल इवेंट्स यानी कोई खास मौके, एंड प्रॉपर नाउन और इसमें मार्फा। स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। हम कैपिटलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं इस बुक में। हमने पढ़ा था कि हमेशा सेंटेंस का इनिशियल वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन्स यानी इसमें मार्फा के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ हॉलीडेज, स्पेशल इवेंट्स, ये सारे कैपिटल होंगे। रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स के इस्तेमाल पर गौर करें। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस डे ये है हॉलीडे या हम कह सकते हैं ये स्पेशल इवेंट भी है। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल है क्योंकि ये
प्रॉपर नाउन है। इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त, अगस्त का ए कैपिटल है क्योंकि ये नेम ऑफ मंथ है। नेक्स्ट पाकिस्तानीज, प्रॉपर नाउन, आर ब्रेव पीपल। नेक्स्ट दे सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का इनिशियल लेटर टी कैपिटल है। हैड अरेंज्ड अ स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन डिफेंस डे, डिफेंस डे ये स्पेशल इवेंट है इसलिए इनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल हैं। रीड द गिवन टाइटल्स एंड नोटिस द यूज ऑफ कैपिटलाइजेशंस, नीचे कुछ टाइटल्स यानी कुछ उन्वान दिए गए हैं और उनमें कैपिटलाइजेशन के इस्तेमाल को देखें। इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश का ई, टेक्स्ट बुक का टी और ग्रेड का जी। ये कैपिटल है क्योंकि टाइटल्स के फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। टू लिटिल किटन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, आप देख सकते हैं इनके पी दोनों के कैपिटल हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 44 पर चलते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक, नीचे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें हमने करेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्लाई करनी है और फिर आपने इसको अपने नोटबुक में लिखना है। काशिफ प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका के कैपिटल है। इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। हाउ, टू के कैपिटल। कीप द अर्थ, अर्थ का ई कैपिटल। सेफ का एस कैपिटल, क्योंकि ये टाइटल है, ये उन्वान है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर हम हर वर्ड का कैपिटल लिखेंगे मां सिवाय इन हेल्पिंग वर्ब्स के। नेक्स्ट द, ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है इसलिए द का टी कैपिटल लिखा जाएगा। द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज, मेरी पसंदीदा कहानी का उन्वान है ऑनेस्टी इज द स्मॉल ही आएंगे। बेस्ट का बी कैपिटल, पॉलिसी का पी कैपिटल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट द एंड द आंट, यहां पर आपने देखा कि द का टी, ड का डी और आंट का ए, ये हमने कैपिटल लिखा क्योंकि ये टाइटल है, उन्वान है किसी कहानी का। इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी है। तो आज हमने कैपिटलाइजेशन के मजीद कुछ रूल्स पढ़े जिनमें हमने पढ़ा कि टाइटल्स के वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स हम कैपिटल लिखेंगे। इसके अलावा नेम ऑफ हॉलीडेज एंड नेम्स ऑफ स्पेशल इवेंट्स भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा कैपिटलाइजेशन का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। रीड द गिवन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द निशान हैदर, निशान हैदर से मुतल्लिक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को पढ़िए। अब देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है। A descriptive paragraph describes a particular situation. Descriptive paragraph बयान करता है किसी खास situation, किसी खास हालत को, person किसी खास शख्स को, place किसी खास जगह को और thing या किसी खास चीज को। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में किसी खास हालत, किसी खास शख्स, किसी खास जगह या किसी खास चीज को मजीद बयान किया जाता है। अब रीड करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में निशान हैदर का। ये है अ पर्टिकुलर थिंग, कोई खास चीज है ये। द निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। निशान हैदर पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज है। द मीनिंग ऑफ निशान हैदर इज मार्क ऑफ द लॉयन। निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान। यूजुअली, आमतौर पर, इट इज मेड, ये बनाया जाता है, फ्रॉम गन मेटल कैप्चर्ड फ्रॉम द एनिमी, कि आमतौर पर निशान हैदर बनाया जाता है उन गन्स के मेटल से, यानी उनके धातों से जो कि कब्जा की गई होती हैं एनिमीज, दुश्मनों से, यानी दुश्मनों से जो हथियार कब्जा किए जाते हैं उन्हीं की धातों से इन निशान हैदर को बनाया जाता है। इट इज़ कंपोज्ड, ये बनाया जाता है ऑफ 88% ऑफ कॉपर, इसमें ऑलमोस्ट 88% कॉपर है, ये नेम ऑफ अ मेटल है। 10% टिन,
10% इसमें टिन यूज होता है एंड 2% जिंक, और 2% इसमें जिंक इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसकी कंपोजिशन बता दी गई है कि ये बनता किस चीज से है। सिंस 1947 से लेकर अब तक 11 men फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्ला अफवाज के 11 आदमी हैव वॉन दिस अवार्ड, उनको ये अवार्ड हासिल हुआ है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। इट इज अवार्डेड, ये दिया जाता है टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्ला अफवाज के, फॉर देयर हीरोइक एक्ट्स, उनके बहादुरी या उनकी जुर्रत के कामों की वजह से, इन डेंजरस सिचुएशंस, खतरनाक हालात में, यानी खतरनाक हालात में उन्होंने बहादुरी या जुर्रत के जो काम किए होते हैं उनके इनाम के तौर पर उनको निशान हैदर दिया जाता है। एंड फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ्स, और अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करने के लिए, यानी खतरनाक हालात में बहादुरी या जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान को कुर्बान करने के इनाम के तौर पर उन्हें निशान हैदर दिया जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने निशान हैदर के बारे में पढ़ा कि ये पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज़ है। इसका मतलब है शेर का निशान। ये दुश्मन अफवाज से कब्जा किए हुए हथियारों के धातों से बनाया जाता है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 11 सिपाहियों को निशान हैदर इनाम के तौर पर दिया गया है। निशान हैदर उन लोगों को दिया जाता है जो कि ख़तरनाक हालात में बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो ये हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट निशान हैदर। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट जू इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक्स में जू यानी चिड़ियाघर पर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें। मैंने आपके लिए ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या आप इसको एज ए सैम्पल यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए एक न्यू पैराग्राफ लिखें। न्यू पैराग्राफ लिखना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इसको रीड करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। जू चिड़ियाघर। A zoo is a special place. Zoo एक खास जगह है where we can see many different animals, जहाँ पर हम मुख्तलिफ जानवर देख सकते हैं। स्पेशल खास। It's like a big home for animals. ये ऐसा है जैसे बहुत बड़ा घर हो जानवरों के लिए। From all around the world, दुनिया के मुख्तलिफ जानवरों का एक बड़ा सा घर। इन द जू चिड़ियाघर में देयर आर लॉयंस, वहां पर शेर होते हैं। दैट रोर जो कि धाड़ते हैं। लाउडली बहुत तेज। के चिड़ियाघर में शेर होते हैं जो कि तेज धाड़ते हैं। मंकीज दैट स्विंग फ्रॉम ट्रीज, और बंदर होते हैं जो कि झूलते रहते हैं दरख्तों से, यानी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक झूलते हैं। एंड कलरफुल बर्ड्स, और बहुत सारे रंगीन परिंदे। दैट फ्लाई जो कि उड़ते हैं इन द स्काई आसमान में। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बताई गई है जू की कि जू में शेर मौजूद होता है जो कि तेज धाड़ता है। बंदर मौजूद होते हैं जो कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त में लटकते रहते हैं। और बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि आसमान में उड़ते हैं। पीपल विजिट द जू, लोग सैर करते हैं जू यानी चिड़ियाघर की। टू लर्न, कि वो सीखे। अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में। एंड सी देम अप क्लोज, और उनको करीब से देखे। हम बुक्स में तो इन एनिमल्स को बार बार देखते हैं, लेकिन जू एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सेफ्टी के साथ इन एनिमल्स को देख सकते हैं, यानी कि इन एनिमल्स को बंद रखा जाता है और हम इनको देख सकते हैं करीब से। इस पैराग्राफ को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। अ जू इज़ अ स्पेशल प्लेस वेयर वी कैन सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स. It's like a big home for animals from all around the world. In the zoo, there are lions that roar loudly, monkeys that swing from trees, and colorful birds that fly in the sky. People visit the zoo to learn about animals and see them up close. अगर आप में से कोई जू गया है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।
यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। व्हाट वुड यू डू फॉर द ऑनर ऑफ योर कंट्री? आप अपने मुल्क के एजाज के लिए क्या काम करेंगे? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। इस पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें। रिमेंबर टू यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन। याद रखें कि आपने सही कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स, सही कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन और स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ को लिखना है। पैराग्राफ क्या है? व्हाट वुड यू डू फॉर द ऑनर ऑफ योर कंट्री? आप अपने मुल्क के एजाज ताजीम के लिए क्या करेंगे? अब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। यह आपके लिए सैंपल है। बेहतर यही है कि आप इस सैंपल को देखते हुए अपना एक पैराग्राफ लिखा करें, कॉपी पेस्ट मत किया करें। मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करवाती हूँ ताकि आप इनसे आइडियाज लें और आपको राइटिंग में आसानी हो। क्रिएटिव राइटिंग। टू ऑनर माई कंट्री, अपनी मुल्क को इज्जत ताजीम देने के लिए आई वुड लिसन टू माई टीचर्स, मैं अपने असातिज़ा को गौर से सुनूंगी, एंड पेरेंट्स और अपने वालिदैन को। यानी एज ए स्टूडेंट आपका यही काम है कि आप अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की बात माना करें। इस स्टेज पर आपके लिए यही इनफ है ताकि आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात सुने और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करें। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखें, एंड बी रिस्पेक्टफुल, और इज्जत करना टू एवरीवन, सबकी। टू ऑनर माई कंट्री, अपने मुल्क की ताज़ीम इज़्ज़त के लिए आई वुड लिसन टू माई टीचर्स एंड पेरेंट्स, मैं अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन की बात सुनूंगी। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखूंगी, एंड बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, और सबकी इज्जत करूंगी। कीपिंग माई सराउंडिंग्स क्लीन, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना। एंड हेल्पिंग दोज, और उनकी मदद करना इन नीड, जो कि ज़रूरतमंद है। वुड बी माई वे, ये मेरा तरीक़ा होगा, ऑफ शोइंग, दिखाना, लव, मोहब्बत, फॉर माई कंट्री, मेरे मुल्क के लिए। दैट कीपिंग माई सराउंडिंग्स क्लीन, कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखते हुए, इन हेल्पिंग दोज इन नीड, और उन लोगों की मदद करना जो कि ज़रूरतमंद हैं। वुड बी माई वे ऑफ शोइंग लव फॉर माई कंट्री, कि यही तरीका है जिससे मैं अपने मुल्क के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी। इस पैराग्राफ को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। टू ऑनर माई कंट्री आई वुड लिसन टू माई टीचर्स एंड पेरेंट्स, learn new things, and be respectful to everyone. Keeping my surroundings clean and helping those in need would be my way of showing love for my country. यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पैराग्राफ एंड होता है। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। Have students recall the concept of a descriptive paragraph. बच्चों को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से रिवाइज करवाएं। हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पढ़ा अबाउट निशान हैदर, and then about a particular place, that is zoo. Encourage them to write a descriptive paragraph of their own. बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो जो दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है on zoo उसको खुद से लिखें। हेल्प देम इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर उनको ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 4 एंड होता है। हमने इस यूनिट में पेट्रियाटिज़म के बारे में पढ़ा, हमने पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर के बारे में पढ़ा, हमने निशान हैदर के बारे में पढ़ा और उन सोल्जर्स के बारे में पढ़ा जिन्होंने निशान हैदर जीता है, यानी उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा हमने ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग के टॉपिक्स को भी कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।